नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, सोमवार से शुक्रवार लेकर आते हैं हम आपके लिए एक आपका खास कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हम आपको खुला मंच प्रदान करते हैं ताकि आप खेती किसानी के संबंध में जो भी विषय हम शामिल कर रहे हैं उसके संबंध में कोई भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सके फोन कॉल के जरिए। क्या विषय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए आपको बता देते हैं। आज के हमारे इस अंक में हम बात करेंगे बायोगैस स्लरी से ऑर्गेनिक खेती के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे सर्दी के मौसम में फूलों की व्यावसायिक खेती के बारे में। जी हां, आज के हमारे इस कार्यक्रम के ये दोनों विषय रहने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई समस्या है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए उनसे परिचय करवा दें। इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर JPS डब्बास, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं कैटेट IARI पूसा नई दिल्ली में। साथ ही साथ मौजूद हैं डॉक्टर SS सिंधु, जो अध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम हेलो किसान में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम का विषय क्या है हमने आपको बता दिया है। बायोगैस स्लरी से ऑर्गेनिक खेती किस तरह से आप कर सकते हैं, बायोगैस कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपकी खेती बाड़ी के लिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और सर्दी के मौसम में कौन कौन से वो फूल हैं जिनकी खेती करके आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही हम शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं बायोगैस के बारे में। तो डॉक्टर डब्बास, जानना चाहेंगे बायोगैस की हम बात करते हैं तो इसकी महत्ता सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप समझाएं। जैसे आप जानते हैं, जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो फसल को कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इनकी संख्या 16 से 17 पोषक तत्वों की है। इनमें कुछ की मात्रा ज़्यादा चाहिए, कुछ की मात्रा कम चाहिए, लेकिन अच्छी फसल के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और जब सघन फसल चक्कर होता है, बार बार हम फसल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी फसल ज़मीन से पोषक तत्व लेती रहती है, लेकिन ज़मीन को हम रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति घटनी शुरू हो जाती है। और मृदा की उर्वरा शक्ति घटने की वजह से एक तो हमारा उत्पादन कम होता है, दूसरा फसलों में बीमारी और कीट का प्रकोप बढ़ जाता है, और हमारी मिट्टी जब कमज़ोर है तो हमें उसे अच्छा जो अनाज मिलता है वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जब स्वास्थ्य के ध्यान की बात आती है तो तब आती है बारी कि बायोगैस स्लरी के द्वारा जो हमें ऑर्गेनिक खाद मिलता है वो सबसे उत्तम गुणवत्ता का है। उसके अंदर सभी के सभी 16-17 पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं। और इस खाद को हम खड़ी फसल में भी लगा सकते हैं, फसल बोने से पहले भी लगा सकते हैं। और इस खाद के उपयोग से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुण हैं उनमें काफ़ी सुधार आता है, खासकर उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जल धारण क्षमता के बढ़ने में। इसके साथ साथ में उसकी पोरोसिटी बढ़ती है, जिससे कि जड़ों का विकास अच्छा होता है। यानी कि उसके जो भौतिक, रासायनिक और जो जैविक गुण हैं उनमें सभी में लाभ मिलता है। तो इस खाद का बहुत ही विशेष महत्व है। और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम सोचते हैं कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो, क्योंकि आय दुगनी तभी हो सकती है जब हम अपनी उत्पादन लागत को कम करें, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाएं, उत्पाद की मात्रा को बढ़ाएं और उत्पाद को हम सही समय से सही तरीके से ले पाएं। इसके लिए इस खाद का बहुत विशेष महत्व है। इसके तो साथ साथ में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि बायोगैस की जब हम बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण है, न केवल हमारी फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए, गुणवत्ता के लिए, बल्कि हमारी जो खेत की मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर बायोगैस निभाती है। और किस तरह से हम इसे तैयार कर सकते हैं, खाद तैयार कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इससे चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बायोगैस स्लरी खेती के लिए काफी लाभदायक होती है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है, और इसे ही बायोगैस स्लरी कहा जाता है। इस स्लरी को किसान अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की घास या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए बहुत उपयोगी रहता है।
2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक वर्ष में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस सलरी जैविक खाद प्राप्त होती है। ये खेती के लिए अति उत्तम खाद होती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1% पोटाश होता है। बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। जैविक खेती रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी और स्थायी है। भूमि का आहार जीवांश होता है। जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष आदि को खाद के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खादों के प्रयोग से पौधों को समस्त पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इनके प्रयोग से उगाई गई फसलों पर बीमारियों और कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि फसलें पूर्ण रूप से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती हैं। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी बायोगैस स्लरी के ऊपर और किस तरह से ये हमारी खेती बाड़ी में बदलाव ला सकती है और हमारी खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। अभी आपने जान लिया। इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन हमारा जो दूसरा विषय है सर्दी के मौसम में फूलों की व्यवसायिक खेती, पहले उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर सिंधु का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंधु, सर्दी के मौसम की हम बात कर रहे हैं। हमारे जो किसान हैं अब फूलों की खेती भी अच्छे स्तर पर कर रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो इस मौसम में कौन कौन से फूल हैं जिनका चयन कर सकते हैं हमारे किसान? देखिए कि बहुत सारे किसान भाई फूलों की खेती से काफ़ी रूबरू हैं और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फूलों की खेती एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारे किसानों की दुगनी आमदनी करने का एक हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक स्लोगन है उसको पूरा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और फूलों से प्रति वर्ग मीटर हमें ज़्यादा आमदनी होती है। यदि हम हमारी जितनी भी खाद्यान्न की फसलें हैं उनसे यदि हम इसकी तुलना करें तो हम ज़्यादा आमदनी पा सकते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि ये सर्दकालीन मौसम है और इस मौसम में खास करके हमारे उत्तरी भारत में, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु हैं और भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न फूलों की खेती की जाती है। लेकिन हम उत्तरी भारत की यदि बात करते हैं तो इस समय आदित्य जी की गुलाब है जो कि अभी फूल में आया हुआ है, गुलदाउदी है, ग्लैडुलस है, जरबेरा है जो कि ग्रीन हाउस में भी उगाया जाता है, लिलियम है और इस समय इनको कट फ्लावर के रूप में और हाई वैल्यू फ्लावर्स के रूप में भी इनको देखा जाता है। इसके साथ साथ कुछ लूज फ्लावर भी हैं जिनको कि हम तोड़ करके माला में या पूजा पाठ में प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि गेंदा है, देसी गुलाब है, चमेली है, क्रोसेंड्रा है। इनकी भी आप इस समय खेती में देख रहे हैं। तो इस मौसम में किस तरह से उनकी देख रेख करनी चाहिए, किस तरह से आप अच्छे फूल ले सकते हैं, तो उनकी देख रेख के लिए किसानों को बहुत ही जागरूक होने की आवश्यकता है। जैसा आप देख रहे हैं कि रात के तापमान में भी गिरावट है, तो उसकी देख रेख के लिए भी किसानों को ये सावधानी रखनी चाहिए कि यदि रात को पाला पड़ने का आसार है तो अगले दिन सुबह हल्की उसमें सिंचाई कर दें या उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करें या आप उसमें थायोयूरिया का स्प्रे करें ताकि उस पर होने वाला जो प्रकोप है, जो ठंड का जो प्रकोप है, वो फूलों पे कम से कम हो सके। जी, तो ये तमाम फूल हैं जो सर्दी के मौसम में हमारे किसान लगा सकते हैं, इनकी व्यवसायिक खेती कर सकते हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। सर्दी के इस मौसम में बेहतर तरीके से देखभाल भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। पाले से बचाव कैसे करना है ये तो हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया, और कौन से प्रबंधन कार्य करने हैं जो इस मौसम में सही रहेंगे जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। प्राचीन
काल से ही हमारे देश में फूलों का काफी महत्व रहा है। फूलों का उपयोग साज सज्जा, श्रृंगार और पूजा पाठ में अधिक किया जाता है। इसके अलावा फूलों से इत्र और गुलकंद आदि तमाम तरह की चीजें भी बनाई जाती हैं। यानी फूलों की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। फूलों की व्यावसायिक खेती आमदनी का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। सर्दी के मौसम को फूलों की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय किसान कई तरह के फूल लगा सकते हैं। गुलाब और गेंदे की कुछ किस्मों को इस समय लगाया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में जो फूल होते हैं उनमें डहेलिया, गजीनिया, पेटोनिया, आइस फ्लावर, बेगोनिया, टोरेनिया, वंडरलैंड, पेंसी, गिलोक्सिनिया और स्टॉक सिनेडेरा आदि शामिल हैं। वैसे तो फूलों की खेती खुले में भी की जा सकती है, लेकिन बेहतर व्यावसायिक खेती के लिए पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में फूल लगाना बेहतर रहता है। फूलों की खेती मुख्य रूप से हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में होती रही है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए तो फूलों की खेती बेहतर विकल्प साबित हो रही है, क्योंकि कम जमीन में ही फूलों की खेती से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। नर्सरी के तौर पर भी फूलों का कारोबार किया जा सकता है। देश में पुष्प व्यवसाय एक उद्यम के रूप में भी विकसित हो रहा है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा किसान फूलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित हों। इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से किसानों को अनुदान भी दिया जाता है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट फूलों की व्यावसायिक खेती पर आधारित। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान रखिए कि आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर आपको बता दिए गए हैं और वो समय समय पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जा रहे हैं, तो आप नोट कीजिए, कॉल कीजिए और फिर अपना सवाल हमसे पूछिए। आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर अब्बास, जैसे आज हम बात कर रहे हैं बायोगैस स्लरी से ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती आज के समय की मांग बनती जा रही है। हमारी सरकार भी हमारे किसानों को काफी प्रोत्साहित कर रही है कि वो ऑर्गेनिक खेती की ओर अपना रुझान बढ़ाएं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, वो चाहता है कि उसको ऐसा भोजन मिले जो किसी प्रकार से भी शरीर पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक खाने की आजकल बहुत मांग बढ़ती जा रही है और ऑर्गेनिक के लिए जितने भी उपभोक्ता है वो एक्स्ट्रा पैसा देने को भी तैयार है, लेकिन उनको ऑर्गेनिक खाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक खाना की जब बात आती है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान का उत्पादन किसी वजह से भी कम ना हो, उसका उत्पादन भी ज़्यादा रहे, उत्पादन की लागत भी कम हो और साथ साथ में उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी और जिससे उसको ज़्यादा पैसा मिले, उसमें इस सैलरी का विशेष योगदान हो सकता है और हो रहा है। और ये इसके लिए एक बेस बन सकती है, क्योंकि जब तक मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, उसका अंदर पूरी मात्रा में पोषक तत्व नहीं होंगे, तो हम उससे बहुत अच्छे भोजन की उम्मीद नहीं कर सकते, ना सब्जी की, ना फल की और ना ही धान्य फसलों की। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हमारा जो मिट्टी का प्रबंध है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में जैविक खादों का प्रयोग हो और उस जैविक खाद के अंदर जो बायोगैस चल रही है वो एक विशेष स्थान रखती है, इसलिए इसका प्रयोग होना बहुत जरूरी है। इस चीज से हमें एक और लाभ मिलता है कि जो हमारी गृहिणी है, आज आप देखते हैं कि आप जब स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और सरकार भी स्वच्छता पे काफी जोर दे रही है, तो वो स्वच्छता पखवाड़े में इस जो तकनीक का इसका एक विशेष योगदान है कि ये गाँव के माहौल को, घर के माहौल को, उसको भी साफ सुथरा रखती है। क्योंकि जो हमारे पास गोबर होता है उसको एक बहुत अच्छे खाद में परिवर्तित कर देती है। गोबर के अंदर बदबू भी आती है, उसके अंदर मच्छर मक्खी भी बैठते हैं और उससे बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। लेकिन जैसे ही ये खाद में परिवर्तित हो जाता है तो इसमें किसी प्रकार की भी स्मेल या बदबू नहीं आती है और ना ही इसके ऊपर मच्छर मक्खी बैठते हैं। तो एक बाहर का जो वातावरण है, जैसे आप किसी भी गांव में जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो स्वागत है वो वहाँ पे जो कूड़ियाँ पड़ी है, जो वेस्ट पड़ा है, जो मलबा या गोबर पड़ा है वो करता है। तो उससे बचने के लिए इस तकनीक का होना बहुत जरूरी है और ये हमारे देश को स्वच्छ देश बनाने में भी या स्वच्छ गांव बनाने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। और साथ ही साथ इससे जो ऊर्जा मिलती है वो गृहिणियों के लिए विशेष उपयोगी होती है
उससे वो खाना भी बना सकती हैं। और गैस की मात्रा अगर ज़्यादा है तो इस गैस का उपयोग हम इंजन चलाने में, बिजली बनाने में, ट्यूबवेल चलाने में, चक्की चलाने में, या हमारा जो चैप कटर है या गंडासा जिसको बोलते हैं उसको चलाने में भी किया जा सकता है। और कुछ हमारे किसान इसको कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा हमारे जितने भी किसान हैं, क्योंकि फसल उत्पादन और पशुपालन ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है, इनके बगैर एक दूसरे का काम नहीं चल सकता। तो इनका जहाँ पे भी पशुओं की संख्या ज्यादा हो या पशुओं की संख्या एक या एक से अधिक ज्यादा है तो वहाँ पे बायोगैस का होना बहुत जरूरी है। और सरकार इस चीज को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाओं के साथ में आगे बढ़ रही है। तो ये तकनीक जो है ये हमारी एक भविष्य की तकनीक है, इनके भविष्य में भी इसका और अधिक स्कोप है और हमारे किसानों को इसमें आगे आना चाहिए, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जी, न केवल हमारे किसानों के फायदे के लिए है बल्कि हमारे पर्यावरण हितैषी भी है, हमारे पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छी है ये पूरी प्रक्रिया जो है। और हमारी सरकार जो है हमारे किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, उनके सहयोग में है ताकि हमारे किसान इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, न केवल अपने आप को उन्नत बनाए, अपनी आय को अच्छा बनाए, बल्कि अपनी खेती किसानी को भी और ज्यादा प्रगति के पथ पर बिल्कुल आगे बढ़ाए। इसी तरह से हम भी आगे बढ़ेंगे, इस विषय पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानों, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बायोगैस सैलरी से ऑर्गेनिक खेती और सर्दी के मौसम में फूलों की व्यावसायिक खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर झारखंड से हमें कॉल किया है रोहित कुमार जी ने। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, हाँ बोलिए मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सर, हम बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं, कहाँ से क्या करना होगा तो हमको थोड़ा सा बताइए। जी डॉक्टर अब्बास जी, सरकार इसको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से एक स्कीम लागू कर रखी है जिसको हम बोलते हैं बायोगैस के संयंत्र का प्रयोग, और MNRE के माध्यम से होती है। तो इसमें जो आपका पास का खंड विकास अधिकारी है, यानी कि जो BDO है, आप उनसे संपर्क करें या अपने जिला विकास अधिकारी से संपर्क करें, वहां से भी आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये जानकारी तो आपको मिलेगी कि आपको कैसे सब्सिडी मिलनी है, आपको क्या करना है उसके लिए। लेकिन आपको जो प्लांट बनाना है उसका कितना बड़ा आकार होना चाहिए, उसकी टेक्निकल क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए आपको ये देखना कि आपके पास कितना वेस्ट अवेलेबल है। अगर आपके पास गोबर की मात्रा 25 किलो है तो आप 1 घन मीटर का प्लांट बना सकते हैं, और अगर इसकी मात्रा 50 किलो तो आप 2 घन मीटर का प्लांट बना सकते हैं। और इसकी मात्रा ज़्यादा है तो उसी के आधार पर प्लांट का आकार डिसाइड होगा कि आपके यहाँ किस आकार का प्लांट बनेगा। और ये जानकारी आपको जब आप फार्म भरोगे सब्सिडी लेने के लिए, उसमें भी आवश्यकता होगी, तो ये उसमें यूज कर सकते हो। दूसरी खास बात ये है कि जब आप बायोगैस प्लांट बनाएं तो उसी प्लांट से आप अपने लैट्रिन को भी अगर लिंक कर देते हैं तो ना तो गैस में खराबी आएगी और ना ही खाद में खराबी आएगी, लेकिन आपकी लागत बच जाएगी। तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, और ऐसा आप करते हैं तो आपको जो अनुदान मिलता है उसकी संख्या मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारे बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास में पशुओं की संख्या ज़्यादा है, जिनके यहाँ बड़ा प्लांट बनता है,
तो जो गैस का उपयोग है वो घर से कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा गैस बच जाती है जी। तो इस गैस को आप कन्वर्ट यूज कर सकते हैं अपने इंजन के अंदर बिजली बनाने के लिए। इस गैस को आप यूज कर सकते हैं अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चलाने के लिए। इस गैस को आप यूज कर सकते हैं, बल्कि आजकल तो इस गैस का जो उपयोग है वो सीएनजी के तौर पे भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए किसान नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक अच्छा सीएनजी प्लांट बनाने के लिए आपके पास में 1000 से 1200 क्विंटल गोबर हर रोज होना चाहिए। तो ये संभव है जहाँ पे गौशालाएं हैं या हम सामूहिक तौर पे कोई प्लांट बनाते हैं तो वहाँ पे इससे सीएनजी भी बन सकती है, जिसकी सीएनजी बिक्री भी हो सकती है। और सरकार इस चीज को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छे कदम उठा रही है। तो इन कदमों का फायदा जब तक आप नहीं उठाएंगे तो इस तकनीक का आपको लाभ नहीं मिलेगा और देश का विकास में आप भागीदार नहीं बन पाएंगे। तो मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो पशु रखते हैं वो अपने घर में बायोगैस प्लांट जरूर बनवाएंगे। और ये जो गैस प्लांट है, इसे गैस के साथ साथ में जो दूसरा पदार्थ मिलता है खाद, जिसको हम कहते हैं, खाद गैस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और खाद हमारी जमीन के लिए बहुत ही उम्दा चीज है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सबके घर में इसका होना जरूरी है और इससे वातावरण भी सुरक्षित रहता है, साफ सुथरा रहता है, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है और स्वच्छता बरकरार रहती है। इससे आपका समय भी बचता है और जो गृहिणी है वो साफ सफाई भी रहे, उसमें बीमारी भी नहीं लगती है। क्योंकि जब भी कोई गृहिणी खाना अगर चूल्हे पर बनाती है तो धुएं से उसको काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इसमें वो नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। तो हमारे सभी किसानों को इसके लिए आगे आना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। जी, तो कई तरह के फायदे हैं अगर हम अपने ही घर में बायोगैस प्लांट बनवा लेते हैं तो ना केवल हमें खाद मिल रही है बल्कि बायोगैस भी मिल रही है जिसका इस्तेमाल हम बिजली उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं और घर में खाना बनाने के लिए भी और स्वच्छता के लिहाज से तो ये काफी फायदेमंद है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं डॉक्टर सिंधु से। डॉक्टर सिंधु, हमने रिपोर्ट में भी देखा था कि सर्दी के मौसम में वैसे तो ज्यादातर लोग पॉली हाउस में फूलों की खेती करते हैं, लेकिन अगर किसी ने खुले खेत में की है तो उसे किस तरह के प्रबंधन कार्य करने चाहिए? हाँ, देखिए, जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि खुले खेत में जो हम फूल लगाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लूज फ्लावर ही वहाँ पे उगाते हैं, कट फ्लावर भी खुले खेत में लगाए जा सकते हैं। जैसे इस समय किसान भाई अपना देख रहे होंगे कि ग्लैडुलस की खेती है वो खुले खेत में हो रही है और इस समय खास करके ग्लैडुलस में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मिट्टी चढ़ाने का समय है। मिट्टी चढ़ाएं और साथ साथ में 40 किलोग्राम उसमें फास्फोरस और 40 किलोग्राम उसमें पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें मिला दें और साथ साथ ही मिट्टी भी चढ़ा दें। तो उससे दो फायदे होंगे, मिट्टी भी चढ़ जाएगी और पौधों को उसके जो पोषक तत्व हैं वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी अन्य फूल हैं जो खुले खेत में, जैसे कि हम गुलाब है, गुलाब भी खुले खेत में, जो गार्डन डिस्प्ले का गुलाब है, देसी गुलाब है, वो भी खुले खेत में है। उसमें भी आप या तो पाले का प्रकोप यदि आपको महसूस हो रहा है तो उसमें आप 1% यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। या जैसे अभी जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, जैविक खेती में भी फूलों को अच्छी तरह से उगाया जा सकता है जिससे कि गुणवत्ता अच्छी रहती है जी। तो इस समय यदि नीम केक, बोन मील या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी हम अपने फूलों में मिला सकते हैं और उससे भी क्या होगा कि उससे गुणवत्ता भी बढ़ेगी और पौधा जो अपनी एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और फर्टिलाइजर, पोटास जो है और इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी भी गुणवत्ता पूरी कर पाएगा। इसके साथ साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे जिंक सल्फेट है, वो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाया जा सकता है। मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, वो भी 1 किलो से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिला दें ताकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कोई कमी ना हो जी। इसके साथ साथ कुछ अन्य फूल भी हैं जैसे कि गेंदा है। अन्य फूलों के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, पहले उनका सवाल शामिल कर देते हैं फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक कॉलर हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। निर्मल जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, गेंदा की खेती के लिए, जैसे गेंदा है जी, गेंदा की खेती के लिए मुझे गेंदा लगाने के लिए ये कौन सा महीना सही रहेगा? हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंधु? जैसे इन्होंने गेंदे के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं और फर्रुखाबाद तो वैसे खैर
आलू के लिए जाना जाता है और वहाँ पे आसपास के इलाकों में देसी गुलाब की भी खेती होती है, फर्रुखाबाद कन्नौज के इलाके में। लेकिन आप गेंदे की खेती करना चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि गेंदा 3 मौसम में उगाया जा सकता है। सर्दी के मौसम में इस समय फ्लावरिंग में है और ये मार्च तक फूल देता रहेगा। इसके बाद आप फरवरी के महीने से आप सर्दी जैसे ही थोड़ा कम हो जाएगी तो जो गर्मियों का गेंदा है उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद फिर बरसात का गेंदा है। बरसात का गेंदा भी जुलाई के महीने में लगाया जाता है, जो कि सितंबर, अक्टूबर, दशहरा, दिवाली तक फूल देता है। उसके बाद फिर दोबारा से सर्दी का गेंदा आ जाता है। तो एक वर्ष में आप 3 बार गेंदे की खेती कर सकते हैं और तीनों टाइम आपको अलग अलग किस्मों को लगाना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पे हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, मेरे संभाग द्वारा जो वैरायटी विकसित हुई है, जो किस्में हैं, उनका भी मैं ध्यान यहाँ पे इनका आकर्षित करना चाहूँगा कि पूसा नारंगी, पूसा बसंती, ये हमारी पुरानी किस्में हैं। हाल ही में पूसा दीप, पूसा अर्पिता और पूसा बसंती और पूसा बहार, ये हाल ही में ये किस्में विकसित की गई हैं और इन किस्मों को भी सर्दियों के मौसम में उगाया जा सकता है। लेकिन जो गर्मियों में उगाया जाता है वो कलकतिया गेंदा है और उसको हम कटिंग के माध्यम से तैयार करते हैं। बीज से वो कम होता है। बीज से भी कुछ हाइब्रिड्स हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन वो कटिंग से होता है। उसको अफ्रीकन जायंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुछ फिर उसके बाद सर्दियों में गर्मियों के बाद फिर बरसात के मौसम में, जैसे हमारी पूसा अर्पिता एक वैरायटी है, उसको यदि हम थोड़ा सा अर्ली लगाएंगे तो वो आपका रेनी सीजन में भी फ्लावर देगी जी। तो क्योंकि गेंदा एक ऐसा फूल है जो कि पूरे वर्ष लगाया जा सकता है, तो इसको सब्जियों के साथ भी कर सकते हैं जी। सह फसलों जिसको हम बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग के तौर पे, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम में इसको डाल सकते हैं जी। आप जैसे मूली लगाते हैं, आप गाजर लगाते हैं, टर्निप लगाते हैं, जितनी भी रूट वाली फसलें आप लगाते हैं उनके बीच में आप 2 लाइन गेंदे की लगाइए। उससे क्या होगा कि जितने भी आपके सब्जियों पे आने वाले कीट होंगे वो गेंदे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जो कीड़ों की जो प्रकोप है उसको भी कम किया जा सकता है और एक एडिशनल जो इनकम है वो भी मिल जाती है जी। तो 3 बार वर्ष में आप गेंदे की खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको जो जलवायु है या फिर कहें कि जो समय है उसके अनुसार चयन करना होगा उन्नत किस्म का। तो कौन कौन सी हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ आप सब्जियों के साथ भी इसकी खेती कर सकते हैं और न केवल अपनी सब्जियों की फसल को आप कीड़ों से बचा सकते हैं बल्कि आपकी जो आय है वो भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है गेंदे की खेती अगर आप इससे करते हैं। तो देखिए लगातार हम आपको ऐसी ही जानकारियां यहाँ के माध्यम से देते रहते हैं कि जिससे आपको खेती किसानी में और भी अधिक लाभ मिल सके। हमारी सरकार जो भी उन्नत कदम उठाती है उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और ऐसी ही एक जानकारी अब हम आपको देंगे कृषि कानून पर। जी हाँ, कृषि कानून हमारी सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। कैसे आपके लिए लाभान्वित साबित हो सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और सदैव उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करने पर जोर देती रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक पहल की है। इन्हीं पहलों में शामिल है कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। सरकार का उद्देश्य एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बनाना है। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 का मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है।
अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसाय कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकते हैं। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनफैक्ट मैं ये कहूँगी, ये तीनों जो एक्ट आए हैं तो इनको अलग से ना देखा जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स और भी लिए गए हैं, बहुत नई स्कीम्स आई हैं मंत्रालय में। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी, तो छोटे किसानों के लिए सबसे ज़रूरी एक महीने पहले एक स्कीम आई थी कि वो FPO बनेंगे। हम लोग 10,000 FPO बनाने की बात है अगले 5 साल में। तो इससे जो छोटे किसान जुड़ के एक समूह में काम करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा बढ़ेगी और वो अपना सेफगार्ड ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो स्पॉन्सर है उसको भी आसानी रहेगी कि उसको एक बल्क प्रोड्यूस पूरे FPO से मिल जाएगा। तो इससे दोनों तरफ का फ़ायदा होगा। इससे इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेजमेंट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि ये अब स्टॉक लिमिट्स नहीं रहेंगी इन अपने जो आपने जैसे चिन्हित करे कमोडिटीज़ के लिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज़ में जो हमारी कोल्ड चेन्स हैं या बाकी जैसे विलेज हार्ट्स को करना है और ग्रामीण हाटों को बनाना है, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। और प्राइवेट सेक्टर, इनफैक्ट आप लोग पढ़ भी रहे होंगे मीडिया में भी, बहुत जो बड़ी कंपनीज हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं इन कानूनों से और वो लोग चाह रहे हैं कि आगे आके वो इन्वेस्टमेंट करें, जिससे उनका किसानों के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग जो अब तक थी वो और ज़्यादा बढ़ के आएगी। तो उसमें किसानों को भी फ़ायदा होगा और जो इंडस्ट्री है उनको भी फ़ायदा होगा और एंड जो कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। अब किसान ऐसे फसलों की खेती कर सकते हैं जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाजारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। ऐसे में किसान पहले से ही कीमत तय करके अच्छी फसल उगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि किसान बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आने वाली फसल को बेच पाएं और उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएं। अब इस एक्ट के अंतर्गत किसान अपनी फसल को बुआई करने से पहले ही एक एग्रीमेंट के माध्यम से उसको एक निर्धारित कीमत पर बेचने का एग्रीमेंट कर सकता है, जिससे उसको प्राइस की एश्योरेंस मिलेगी, उसका रिस्क ख़त्म होगा, उसको जोखिम से मुक्ति मिलेगी और इस प्रकार की नई फसलें वो उगा सकेगा जिसका उसको पहले जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो खरीदार है उसके पास बाज़ार उपलब्ध है और वो बाज़ार की मांग के अनुसार किसान को ये बता सकता है कि उसको किस प्रकार की फसल चाहिए, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। उस फसल को उगाने के लिए कोई अगर नया तरह का बीज है, किसी प्रकार के इनपुट्स हैं, कोई नई तकनीक है, वो खरीदार किसान को उपलब्ध करा सकता है। और इन फार्म सर्विसेज को लेके किसान एक अच्छी उपज उगा सकते हैं, उसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं और कीमत के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के तहत काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं। फसल का बीमा तो कराया जाएगा ही, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। तो देखिए, हमारी कोशिश यही है कि सरकार के इन महत्वपूर्ण कदमों के बारे में हम आपको स्पष्ट रूप से बता सकें, इनके पीछे की जो सच्चाई है वो उससे आपको रूबरू करा सकें, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं इन कृषि कानूनों के लिए, जिनको दूर किया जाना बेहद जरूरी है। आप इन्हें समझेंगे तभी आप इनसे पूरी तरह से लाभ ले पाएंगे। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। सहारनपुर से रोहताश जी ने हमें कॉल किया है, जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? गुलाब की खेती के बारे में पूछ रहा है जी, कौन सी वैरायटी लगे सहारनपुर में, कौन सी वैरायटी कामयाब हो सकती है, किस टाइप की लगेगा? जी डॉक्टर सिंधु क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा है कि सहारनपुर तो वैसे भी गुलाब के लिए जाना जाता है और खुले खेत में जितनी भी गुलाब की प्रजातियां हैं वहाँ पे सहारनपुर में काफ़ी अच्छी मिलती हैं। लोकल नर्सरी से भी ये
संपर्क स्थापित कर सकते हैं और वहाँ के DHO के माध्यम से भी जितनी भी हमारी भारत सरकार की स्कीम है, खास करके नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट पे, राज्य स्तर पे उसमें सब्सिडी भी दी जाती है। यदि ग्रीन हाउस में यदि ये खेती करना चाहें तो ग्रीन हाउस लगा करके, और जो लंबे डंठल वाली जितनी भी हमारी किस्में हैं, जैसे खास करके ताजमहल आजकल बहुत फेमस वैरायटी है, उसको लगाया जा सकता है। मिटाच है, गोल्डन जियांट है, ये ऐसी हैं कि जो कि ग्रैंड घाला है, फर्स्ट रेड है, जिनको कि ग्रीन हाउस में उगाया जा सकता है। तो गुलाब की खेती करने के 2 तरीके हैं इनके लिए, और सहारनपुर का इलाका काफ़ी अच्छा माना जाता है गुलाब की खेती के लिए, आम की खेती के लिए, फलों की खेती के लिए। और यहाँ तक कि मैं इनको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि यदि गुलाब के नए पौधे बनाने का काम भी यदि शुरू करें तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। रूट स्टॉक लगाएं, उसके ऊपर उसके बाद आँख चढ़ाएं या स्टेंटिंग मेथड से उसकी आप नए पौधे बनाएं, और नए पौधे आम पब्लिक में काफ़ी डिमांड रहती है, काफ़ी मांग में रहता है जी। इसके साथ साथ जो देसी गुलाब है, खास करके बोरबियाना रोज है, उसे हाल ही में हमने देखा कि कोविड के दौरान में खास करके आपका चित्तौड़ और हल्दी घाटी, उदयपुर और इस इलाके में इतनी डिमांड बढ़ गई उसकी, पुष्कर के इलाके में, कि देसी गुलाब का काफ़ी लोगों ने उससे जो है कि गुलाब का गुलकंद बनाया, और उस गुलकंद एक कोऑपरेटिव माध्यम से, जैसे कि नए बिल में भी इस चीज़ का प्रावधान है कि बहुत सारी FPOs बनाई जाएंगी, उसके माध्यम से भी उस गुलकंद का एक्सपोर्ट और लोकल मार्केट, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा आह्वान है वोकल फॉर लोकल, कि आप अपना जो है स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी अपनाओ जी। तो क्यों ना हम एक्सपोर्ट की बजाय अपने जितना भी देसी गुलाब है उससे गुलकंद बनाएं, गुलाब जल बनाएं, उससे एसेंस निकालें, उन्हीं का बढ़ावा करके, प्रोपोगेशन करके अपनी डोमेस्टिक मार्केट में उसकी बिक्री करें। तो ये एक गुलाब से जुड़े बहुत सारे व्यवसाय हैं, एक नहीं बड़े सारे अनेक व्यवसाय हैं गुलाब में, तो इनकी खेती कर सकते हैं। और किसी अपने कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर में भी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से या एग्रीकल्चर ऑफिसर से या किसी अन्य संस्थान से आसपास में वहाँ पे डिटेल में जानकारी लें, या कभी भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान में भी आ सकते हैं और विस्तृत से जानकारी लेके गुलाब में व्यवसाय करने का अच्छा मौका है जी। बिल्कुल, ना केवल आप गुलाब की खेती कर सकते हैं, फूलों की बिकवाली कर सकते हैं, बल्कि अन्य व्यवसाय भी हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर लें तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब
पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बायोगैस सैलरी से ऑर्गेनिक खेती और सर्दी के मौसम में फूलों की व्यवसायिक खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं और दिशा से पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, मैं पुरुषोत्तम त्रिपाठी उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कोस्टल बेल्ट में आता है जी। यहाँ का जमीन में जो गेंदों के चाष कैसे हो सकता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए जी। कोस्टल एरिया है, गेंदे की खेती यहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, गेंदे की खेती के लिए आपके पास सैंडी सोयल या सैंडी लोम सोयल का होना जरूरी है जी। यदि इनके पास क्ले सोयल है और धान की मिट्टी है तो उसमें गेंदा करना संभव नहीं होगा। और यदि उसमें आप चेक कर लें, मिट्टी का प्रशिक्षण करा लें या वहाँ पे किसी भी नज़दीकी विशेषज्ञ से बात कर लें। यदि मिट्टी क्ले है, पानी उसमें बहुत ज़्यादा रुकता है, धान की रोपाई करते हैं ये हर साल, तो उसमें गेंदे की खेती अच्छी नहीं हो पाएगी। कोई और फूल जिसकी अगर खेती उसमें हो सकती हो तो आप सलाह देना चाहते हैं? जैसे बल्बस क्रॉप्स हैं जी, बल्बस क्रॉप्स हैं और बहुत सारे नर्सरी के पौधे हैं, उनका व्यवसाय उसमें आसानी से कर सकते हैं। फाइकस है, बहुत सारे फाइकस की स्पेसीज हैं। छोटे बेबी प्लांट्स को लगा दें और उसको लंबे समय तक उसमें रहने दें और 3 साल में बढ़कर वो बहुत लंबे हो जाएंगे। पाम है, डिफरेंट पाम की स्पेसीज हैं, तो उनको भी उसमें कर सकते हैं। तो गेंदे की खेती तो यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर परीक्षण करवा लेंगे तो फिर भी देखा जा सकता है कि ये संभव है कि नहीं। और अगर अन्य विकल्प आप चुनना चाहते हैं तो क्या है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, इनमें से आप कोई भी पौधा जो है वो चुन सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर डॉक्टर डब्बास का रुख करना चाहूंगे। डॉक्टर डब्बास, बायोगैस सैलरी जब हम तैयार करते हैं तो वो कौन कौन सी फसलों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या सभी फसलों में करी जा सकती है खाद के रूप में या फिर कुछ स्पेसिफिक फसलें हैं? देखो, बायोगैस खाद तो एक ऐसा खाद है जो सभी फसलों में, चाहे वो फूल वाली हो, चाहे वो फल वाली हो, चाहे वो तिलहन हो, चाहे वो दलहन हो और चाहे वो धान्य हो, सभी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 16-17 पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारी फसलों से को है, वो सभी के सभी संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ में जैसा कि मैंने बताया था कि अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि चिकनी मिट्टी है जी। लेकिन अगर चिकनी मिट्टी में ज्यादा मात्रा में बायोगैस सैलरी डाल देते हैं तो उसकी भी ये चिकनाई को कम करेगी, यानी कि उसके जो पार्टिकल साइज है उसको कम करेगी, उसमें पोरोसिटी बढ़ाएगी और उसको अच्छा बना देगी। इसी तरह से अगर रेतीली मिट्टी है जी, उसमें अगर इसको ज्यादा डाल दोगे तो वहाँ पे भी ये काम करेगी और उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाएगी, साथ साथ में उसके जो भौतिक गुण है उनमें सुधार लाएगी। जब हम भौतिक और रासायनिक और ये बायोलॉजिकल गुण की बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण ये है कि हमारी मिट्टी के पार्टिकल किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कितना पोर स्पेस है, उसके बीच में कितनी हवा रह सकती है, कितना पानी रह सकता है, वो कितनी देर तक रोक सकते हैं, और पोषक तत्वों के जो कोलाइडल सस्पेंशन है वो किस प्रकार से रह सकता है, ये सब भौतिक गुणों के अंदर आता है। जो जैविक गुणों की बात आती है, जैविक गुणों में बात होती है हमारी जो जमीन है उसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं और ये सूक्ष्म जीव वो काम कर सकते हैं जो बड़े से बड़ा जीव नहीं कर सकता। इनके हमारे जो वातावरण के अंदर 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इसको ना तो हम ले सकते हैं, ना हमारे पौधे ले सकते हैं, ना कोई दूसरा जीव ले सकता है। और इसको अगर हमारे सूक्ष्म जीव उसको कन्वर्ट कर दें और कन्वर्ट करके नाइट्रेट या अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा खाना बन जाती है। और सूक्ष्म जीवों की संख्या जितनी ज्यादा होगी लाभदायक, उतना ही हमारी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व जल्दी से अच्छे रहेंगे, उनकी संख्या अच्छी रहेगी, उनका उपलब्धता बनी रहेगी। और हमारे कुछ ऐसे खाद होते हैं, पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो मिट्टी में शिथिल हो जाते हैं। जैसे हम फास्फोरस की बात करें तो शिथिल हो जाती है, शिथिल हो जाने की वजह से मिट्टी में होते हुए भी हमारे पौधे उसको नहीं ले पाते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीवों में वो ताकत है कि उस जो फास्फोरस जो फिक्स हो चुकी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं
लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हमारे पौधे उसको आसानी से ले सकते हैं। और इस किस्म के सूक्ष्म जीवों की संख्या बायोगैस स्लरी में बहुत अधिक होती है, तो ये उसमें भी काम करती है। तो जैविक हो गए, जब रासायनिक की बात करते हैं तो हमारी जमीन है उसमें कितनी मात्रा में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, तो इसकी मात्रा जो कितनी ज्यादा है तो वो उसको भी ये बढ़ावा देती है। तो बायोगैस स्लरी तो एक ऐसा खाद है जो मिट्टी के लिए रामबाण है। उसके मिट्टी के गुणों में सुधार करता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और साथ साथ में अगर मिट्टी में कोई बीमारी है, जैसे उसका पीएच मान ज्यादा है, पीएच मान बहुत कम है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और इस खाद के अंदर क्योंकि खरपतवारों के बीज नहीं रहते हैं तो उनकी संख्या और खरपतवार नहीं उगते जब इस खाद का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ में अगर मिट्टी में दीमक का प्रकोप बहुत अधिक है, उन मिट्टी में इस खाद का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी दीमक के प्रकोप को भी कम करता है, क्योंकि दीमक के लिए खाना होता है जो बगैर सड़ा हुआ खाद होता है, गोबर होता है, या जो पत्ते हैं, जड़े हैं, तने हैं, वो पड़े हैं, तो उसका दीमक का खाना होता है। लेकिन जिस खेत में एक खाद जाएगा ये उस पूरे खाने को कन्वर्ट कर देता है एक अच्छे खाद में, क्योंकि दीमक का खाना खत्म हो जाता है और ये मिट्टी का खाना बन जाता है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो एक ऐसा खाद है जो सभी मिट्टियों में जितनी मात्रा में ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। और जब जैविक खेती की बात करते हैं तो उसका तो आधार ही ये खाद बन सकता है। जी, तो जैसे हमारे विशेषज्ञ ने विस्तृत रूप से बताया है कि मिट्टी के लिए रामबाण साबित हो सकता है बायोगैस स्लरी, तो आपके लिए काफी अच्छा है ये, आपको इसे अपनाना चाहिए। और किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, हमारी सरकार भी इसके लिए आपको मदद दे रही है और आपको प्लांट तैयार करना है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी ले लेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश अयोध्या से रघुनाथ पांडे जी ने कॉल किया है। हेलो जी मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, हम फूल की खेती करना चाह रहे हैं जी, गेंदा की। तो यहाँ मतलब हमको उद्यान विभाग से संपर्क करना पड़ेगा अथवा कृषि विभाग से? जी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर सिंधु? रघुनाथ पांडे जी, जैसे कि आपने बताया कि आप गेंदे की खेती करना चाहते हैं, और गेंदे की खेती करना बहुत ही आसान है। और जो भी किसान भाई फूलों का उत्पादक बनना चाहता है तो उसको गेंदे से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि गेंदे में बहुत ही कम खर्च है, कम देख रेख है, आमदनी भी कम होती है। तो किसी कृषि विभाग या किसी भी बागवानी विभाग से भी आपको संपर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आपको सब्सिडी मिलेगी नहीं जी। गेंदे का 1 एकड़ में 250 से 300 ग्राम बीज लगता है। वो आप हमारे पूसा संस्थान से उपलब्ध करा सकते हैं, डाक से मंगा सकते हैं। आप शुरुआत करके देखें, किसी आस पड़ोस के अपने किसी किसान से बीज लेके आधा एकड़ में 1 बीघे में पहले करके देखिए। उसके बाद जब आपको जानकारी हो जाएगी तो धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं जी। या लखनऊ में NBRI है, CSIR की इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। या अपने आस पड़ोस में अयोध्या में कहीं भी किसी के पास यदि बीज उपलब्ध है तो किसी भी सीजन में, एक पहले भी प्रवक्ता किसी वक्त उसका फोन आया था तो कॉलर का, तो उस कुछ समय भी हमने बताया था कि सर्दियों में आप लगाइए, गर्मियों में लगाइए, बरसात में लगाइए। तो आप किसी भी सीजन में छोटे स्केल से गेंदे का बीज लीजिए और उसको पहले उसकी नर्सरी उगा लें, और उसके 21 दिन से 30 दिन के बीच में उसकी जब 3 से 4 पत्ती पे नर्सरी पहुंच जाए तो उसका आप रोपाई कीजिए और थोड़े से करके देखिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप बढ़ाइए। तो गेंदे की खेती करना कोई बहुत बड़ा तकनीकी कार्य नहीं है। छोटे से स्तर पर अगर ये शुरुआत कर लेंगे, उसमें सफलता हासिल हो जाएगी तो धीरे धीरे उसे और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरुआत आप छोटे स्तर पर ही करिएगा, फिर आप उसका विस्तार कर सकते हैं और आप इसमें सफलता हासिल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी इससे काफी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, इसी के साथ कार्यक्रम में अभी एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के
पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बायोगैस स्लरी से ऑर्गेनिक खेती और सर्दी के मौसम में व्यावसायिक खेती फूलों की। अगर आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर डबास का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर डबास, शुरुआत करना चाहते हैं, बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं तो कितने पशुओं की आवश्यकता है और क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर बता दें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम कोई चीज शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि आपके पास पहली बात तो ये कि कितनी मात्रा में गोबर उपलब्ध है जी। और गोबर की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास कितने पशु हैं। सामान्यतः जो देसी गाय 15 किलो गोबर देती है और एक अच्छी भैंस 20 किलो गोबर देती है। तो इसके आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कितना गोबर उपलब्ध है। जैसे आपको वापस पता लगता है कि आपके पास इतना गोबर है तो उसको आप 25 से डिवाइड कर लो उस मात्रा को, तो जो भी आपका आएगा इतने घन मीटर का आपका प्लांट बनना है। और इतने घन मीटर का जब प्लांट बनेगा तो उससे उतना गोबर जाएगा और 1 घन मीटर से आप ये मान के चल सकते हैं 2 से 3 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती हो सकती है। अगर आपका 10 घन मीटर का प्लांट है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी 20 से 30 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, जिसमें आपको किसी प्रकार के रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होगी और आपकी फसल में बीमारी, कीड़े और खरपतवारों का प्रकोप भी कम होगा, तो आपको रसायनों की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ऑर्गेनिक खेती का आधार बन जाता है। दूसरी बात आती है हमें प्लांट कहाँ बनाना है। प्लांट में वहां बनाना है। पास रोक रही हूँ आपको, एक कॉलर जुड़े हुए, पहले उनका सवाल मैं यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ, फिर आपसे पूछूंगी कि किस तरह का हमें जगह का चुनाव करना है। चूरू राजस्थान से कमलेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है कि मैं चूरू से हूँ, तो यहाँ पे गुलाब की खेती पे वो ले गया। गुलाब की खेती आप करना चाहते हैं? हाँ जी मैडम, और उसके लिए यहाँ चूरू के आसपास जो मार्केट कहाँ उपलब्ध होता है? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंधु? देखिए चूरू के आसपास मैं चाहूँगा कि ये जो बोरपियाना रोज है उसकी खेती करें और उसकी जो है विस्तृत जानकारी या तो उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय से या जयपुर में दुर्गापुरा से या बीकानेर के किसी विश्वविद्यालय से, विभाग से, वहाँ से जानकारी हासिल करें। अभी जैसे मैंने बताया था कि जो बोरपियाना रोज है, चेती गुलाब है, उससे क्या है कि गुलकंद बनाते हैं। लूज पेटल के तौर पे राजस्थान में मंदिरों में बहुत सारा खपत में रहता है और पूरे साल वो फूल देता रहता है। कम लागत है जी और कम उसकी देख रेख है। तो शुरुआत करें कि ये देसी गुलाब से। देसी गुलाब से जी। तो पहले उसके लूज फ्लावर बेचें या उसका यदि गुलकंद बनाना है तो गुलकंद बनाना बहुत आसान है। प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग कर सकते हैं, गुलाब जल निकाल सकते हैं उससे। बिल्कुल। तो उसके नए पौधे बना सकते हैं।
उससे कुछ अन्य जो हमारे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट हैं जी वो भी तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देसी गुलाब से यहाँ पर शुरुआत करना आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकता है। उसके कई जो उत्पाद हैं वो भी आप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल अंतिम सवाल डब्बास जी आपसे पूछना चाहूंगी, संक्षेप में बता दीजिए, समय की काफी कमी है, जगह कैसी होनी चाहिए बायोगैस प्लांट के लिए? जगह ऐसी होनी चाहिए वहाँ पे पानी की उपलब्धता हो, धूप खूब आती हो और साथ साथ में गोबर की आपके बिल्कुल पास में हो, किचन भी नजदीक हो तो आपकी जो गैस जाने में आसानी रहेगी। और अगर आपके पास गैस की मात्रा अधिक है तो आप इसको यूज कर सकते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी, खासकर जैसे दूध से पनीर बनाना है, मावा बनाना है, खोआ बनाना है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि आप वो इंतजाम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके इंजन चला के आप बिजली भी बना सकते हैं, बाकी काम भी कर सकते हैं। तो संभावनाएं बहुत हैं, केवल बहुत सारी संभावनाएं हैं जी। यहाँ पर बायोगैस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और सर्दी के मौसम में फूलों की खेती को अपनाकर भी अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। दोनों ही माध्यमों से आय काफी अच्छी हो सकती है हमारे किसानों की। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि बायोगैस सैलरी आपकी खेतों के लिए कितनी अच्छी है। ऑर्गेनिक खेती आप इससे कर सकते हैं, साथ ही साथ सर्दी के इस मौसम में फूलों की व्यवसायिक खेती आपके लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो सकती है। और साथ ही हम आपको कल के कार्यक्रम में क्या विषय लेकर आने वाले हैं वो भी बता देते हैं। कल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कृषि कानून पर। जी हाँ, फार्मिंग एक्ट 2020 पर हम चर्चा करने वाले हैं। उस पर क्या क्या उसमें प्रावधान है, किस तरह से वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, आपको कल के कार्यक्रम में हम विस्तृत जानकारी देंगे आपको। साथ ही हम आपको बता दें कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं अगर कोई भी सवाल है तो। फार्मिंग एक्ट 2020 पर हम कल चर्चा करेंगे। इसके संबंध में कोई भी सवाल आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, ये हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही साथ आप फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी एक और जरिया है, 1800-113-060 इसका नंबर है, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है। अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप लाइव अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो बस कल के कार्यक्रम में मुलाकात होगी आपसे नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।